नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में आज से जन जन तक सरकार अभियान की शुरुआत। हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी सरकार। हर पंचायत में लगेंगे सरकारी शिविर। डीएम, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। 28 विभागों के अधिकारी देंगे सेवाएं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर एक ही जगह पर लाभार्थियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। कम से कम 45 दिन तक चलेगा ये अभियान। कार्यक्रम की राज्य स्तर पर होगी लगातार मॉनिटरिंग। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन जन तक सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा और इस दौरान डीएम, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। 28 विभागों के अधिकारी ये सेवाएं भी देते हुए नजर आएंगे। तो एक ही जगह पर लाभार्थियों को अब योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। 17 दिसंबर से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और मैं स्वयं भी इसको देखूँ। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये कार्यक्रम चलाए भी जाएंगे और इनकी मॉनिटरिंग जो होगी वो किस स्तर पर होगी, कैसे होगी? उत्तराखंड आज यानी 17 दिसंबर से हर न्याय पंचायत में सरकार पहुंचने वाली है और इसका नाम दिया गया है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। और इस अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। इसमें हर पंचायत में जो है सरकारी शिविर जो है वो लगाए जाएंगे। उसमें डीएम मौजूद होंगे, एसडीएम मौजूद होंगे, प्रशासनिक अधिकारी जो है वह सभी विभागों के वहां पर मौजूद रहेंगे और जो 28 विभाग है उनके अधिकारी वहां पर सेवाएं देंगे। उनसे जानकारी भी की जाएगी और आखिर पूछा जाएगा कि आखिरकार यहाँ गाँव में किस तरह की समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं का जो है वहां पर जो है उनको नोटिस किया जाएगा। उसके बाद जो है उन पर किस तरह से काम होना है, उनकी किस तरह समाप्ति होनी है, किस तरह से उनका निस्तारण होना है, इस पूरा प्लानिंग जो है वो की जाएगी। और एक ही स्थान पर लाभार्थियों को ये मौका मिलने जा रहा है कि वहां पर वह तमाम चीजें अपनी बता पाएंगे। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लाभ जो योजना का मिलना चाहिए लाभार्थी उससे वंचित है, तो उसको लेकर भी वहां पर जो है तमाम तरह से जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे, वो जानकारी करेंगे। ये 45 दिन तक अभियान चलने वाला है विशाल, और ऐसे में राज्य स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि जो है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कई ऐसे शिविर होंगे जिनमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे, अलावा मंत्री भी जाएंगे और विधायक और जो प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो संगठन के अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। योगेश, ऐसे में किस किस समस्याओं का निदान इन बैठकों के माध्यम से भी किया जाएगा और कहाँ से इसकी शुरुआत होने जा रही है? देखिए, इसमें अगर इस पूरे अभियान की बात करें तो इस अभियान में जो है तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम विभागों के अधिकारी एक ही कैंप में मौजूद रहेंगे और जिस भी संबंधित विभाग की समस्या होगी वो उस विभाग के अधिकारी से वहां पर अंकित कराई जाएगी और उसका निस्तारण करने के लिए जो है अधिकारियों को समय दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे और निस्तारण कर जो है इस समस्या का निस्तारण होने के बाद जो अधिकारियों को बताएंगे। तो निश्चित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार जो है ऊपर अधिकारी जो है वो करते नजर आएंगे। शीर्ष नेतृत्व इसका जो है कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखेगा और इसमें बीच बीच में जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में शराब के दाम बढ़ने के सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले को उत्तराखंड की शराब बनाने वाली डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन गाय कोल्स लिमिटेड की ओर से चुनौती भी दी गई है। साथ ही इस प्रकरण पर सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई है।
आपको बता दें कि मेसर्स इंडियन गाइक्लोज लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का फैसला लिया है और राज्य सरकार एक्साइज एयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसके रेट्स से रिलेटेड उसको चैलेंज किया था कि एक्साइज ईयर के बीच में आप इस तरह से रेट चेंज नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से कि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। उस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और देखा कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के आप रूल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को आज माननीय न्यायालय ने स्टे किया। तो शराब के दाम बढ़ेंगे या क्या होगा इस ऑर्डर? नहीं, अगर ये नोटिफिकेशन स्टे नहीं होता तो शराब के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती, पर अब वो दाम नहीं बढ़ेंगे, दाम जितने हैं वैसे ही रहेंगे। किसने नोटिफिकेशन कितने तारीख का था और क्या कहा गया था? ये 28/11/2025 का नोटिफिकेशन था जिसके द्वारा एक फॉर्मूला है जिससे कि दाम निकाले जाते हैं, उस फॉर्मूले में चेंज कर दिया गया था और उस चेंज की वजह से यहाँ पे दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती। पिटिशनर की भी यही प्रेयर थी कि ये नोटिफिकेशन गलत है और मिड एक्साइज ईयर में नहीं किया जा सकता है। पिटिशनर एक कंपनी है। एसपी चंपावत अजय गणपति की ओर से जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एसपी के नेतृत्व में पुलिस, एसटीएफ और एसओजी ने 2 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद कर यूपी के 3 कुख्यात नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं चंपावत पुलिस की कार्रवाई पर लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एसपी चंपावत अजय गणपति और पुलिस का भी धन्यवाद किया है। विधायक अधिकारी ने कहा है कि एसपी के नेतृत्व में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस साल भी एसपी चंपावत के नेतृत्व में पुलिस ने 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए, जो सराहनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को, क्योंकि एसपी साहब का नेतृत्व बड़ा अच्छा नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार से एक मित्र पुलिस का काम होता है, वो संचालन, वो जो व्यवस्था उनकी चल रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार विधानसभा में इस मांग को उठा चुका था, क्योंकि नशे से हमारे लोगों, हमारे युवाओं का पूरा ये है कि हम पलायन के खत्म होने की दशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे युवा इस नशे में ऐसे घिर गए हैं कि उस नशे के घेर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको हमारे यहाँ के जो एसपी गणपति जी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और बहुत मेहनत उन्होंने इस पे की, जिसका प्रतिफल है कि आज 2-2 करोड़ों के हिसाब से इसमें पकड़ी जा रही है। ये इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करूँगा कि यही काम अगर ये मित्र पुलिस करेगी तो ये हमारे आदर्श जिले की एक पहचान होगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऋषिकेश में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश कोतवाली को सूचना मिली कि पीएनबी सिटी गेट के पास ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर एक कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि हरिद्वार की ओर से आ रही एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई और इस दौरान हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है। तो ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का यह मामला है, जहां पर कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी और ऐसे में बताया जा रहा है कि लगभग 4 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कितनी दर्दनाक यह हादसा भी रहा। और संवाददाता खुशबू गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। खुशबू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ और क्या कुछ वजह भी मानी जा रही है इस हादसे की? जी सर, मैं आपको बता दूं कि देर रात करीब 11 बजे के हरिद्वार रोड मनसा देवी फाटक के समीप भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये 4 युवक श्यामपुर के शादी समारोह में शामिल होने आए थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। युवक की कार तेज रफ्तार से ऋषिकेश की ओर आ रहे थे, तभी मनसा देवी रोड के पास फाटक के समीप एक खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार के बच्चे और हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को वहां से निकलवाया और एम्बुलेंस की मदद से सबों को एम्स मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भयावह था कि सबों का पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन
सबों की पहचान हो चुकी है। 2 सबों की पहचान हुई। इसमें धीरज जायसवाल जो चंद्रभागा के रहने वाले हैं और एक गुमानीवाला से हैं, हनुमान मंदिर रोड, अरविंद कुमार के रूप में हुई है। और बता दूं कि ये सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में आया है कि एक जानवर क्रॉस कर रहा था, उस जानवर को बचाने के चक्कर में जो है कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। खुशबू, क्या कोहरा भी एक वजह हो सकता है इसके दुर्घटना के पीछे? नहीं, लोगों का कहना है कि जो कार आ रही थी वो कार की रफ्तार बहुत अधिक थी और उसी समय एक पशु है वो रोड क्रॉस कर रहे थे, उसके चक्कर में कार ने ओवरटेक किया एक कार को भी, उसके बाद पशु को बचाया। उसके बाद ये हादसा जो है ये कार ने ट्रक में ठोक दी। बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के आस्टा सिमार में एक गुलदार मृत अवस्था में पाया गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक गांव की एक महिला घास काटने जा रही थी, तभी उसकी नजर इस मृत पड़े गुलदार पर पड़ी। महिला ने ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। वहीं रेंजर राजेश जोशी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि गुलदार की मौत कैसे हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक 3 से 4 साल की मादा गुलदार है। देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सरकार के आदेश पर जारी कार्रवाई पर सुनवाई हुई है। कोर्ट में अलग अलग दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है। आरोप है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिस पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रही है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को बिना नोटिस दिए और उनका पक्ष सुने बिना की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर कार्रवाई क्यों की जा रही है। आरोप है कि लोगों को न तो वैधानिक नोटिस दिए जा रहे हैं और न ही उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई बुलडोजर कार्रवाई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कब लगाया जाएगा मामला? ये 1 सप्ताह बाद लगेगा। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार मीडिया के सवालों पर ये कहते रहे हैं कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का हो और किसी इलाके में ही क्यों न हो, कार्रवाई होकर रहेगी। राज्य के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण पर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार सहित कई जिलों में जिलाधिकारी, सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर विभागों के अधिकारी भी इस बात पर जोर देते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह अतिक्रमण पर एक सुर में नेता और अधिकारी बयान देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि मंशा और नियत दोनों साफ हैं, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं। जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण पर नेताओं और अधिकारियों की नीति और नीयत कितनी साफ है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि देहरादून के ही गढ़ी डाकरा में अतिक्रमण पर राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंचाई विभाग डाकरा नदी किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 50 से ज्यादा अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। उसके साथ मंत्री जी खड़े हो गए। दावा किया गया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही थी। इधर पार्टी के नेता कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है
हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी और हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार उसका पालन करेगी। पार्टी नेता कार्रवाई के पक्ष में भी हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी करते हैं, जो अजीब लगता है। कड़ी डाकरा के अलावा देहरादून से ही दूसरी खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, उस पर भी सवाल हैं, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हैं। धर्मपुर और रायपुर विधानसभा के बीच बने पुल को लेकर अलग ही राजनीति है या फिर वर्चस्व की बात हो रही है। एक विधायक का कहना है कि पुल 2013 से 14 के बीच में रायपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ था और उसमें इसका बजट 1 करोड़ 90 लाख था, लेकिन आज इस पुल का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। दोनों विधायकों की लड़ाई में पार्षद भी परेशान हैं। मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, हो सकता है उनके कोई संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे और उसका समाधान हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारे अपने विधायक हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ उनकी क्वेरीज होंगी, उसके कारण उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो यही देखा कि निरीक्षण पर गए थे, मेरी जानकारी भी तो नहीं कि कोई काम बंद हुआ है। सर क्वेरीज क्या हो सकती हैं? विकास कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए काम? ये तो वो बताएंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरीज है तो वही बता पाएंगे ना। मेरा जहाँ तक पक्ष है कि बहुत समय से वहाँ पर एक मांग थी कि भाई यहाँ पर ये हरा पुल चौड़ा होना चाहिए, और जब मैं मेयर रहा उस समय मैंने उसका प्रयास किया था। भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, बड़े बड़े विकास कार्य करते हैं, और एक विकास कार्य ऐतिहासिक विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए 2 विधानसभा को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले। आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है उसे। अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं अतिक्रमण है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नियमों की अनदेखी कर बुलडोजर चला दे। अब इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिस पर राजनीति है, और इन सब के बीच कड़वी सच्चाई ये भी है कि अतिक्रमण कोई यूं ही नहीं कर लेता। ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि सियासत करने वालों की नीति ही अतिक्रमण को जन्म देती है, जिसका उदाहरण है राजधानी देहरादून में नदियों किनारे और अलग अलग इलाकों में वर्षों से बसे 149 मलिन बस्तियां। अगर नेताओं की नीयत साफ है तो इन बस्तियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। पतंजलि घी की गुणवत्ता को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि पतंजलि घी जानलेवा हो सकता है, लेकिन इस पर कार्रवाई की बात आती है तो बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए जितनी जिम्मेदारी पतंजलि है, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी सरकार भी है। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है, और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। और जो जॉर्ज माउंटेन का जो एक स्कैम है, 143 एकड़ लैंड जो है वो 15 करोड़ में 15 साल के लिए दे दी। उधम सिंह नगर के जसपुर में नगरपालिका की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कुमाऊं मंडल विकास निगम में
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कई साल पहले एक परिवार ने इसे विवादित जमीन को लेकर दावा किया था, लेकिन बाद में साबित हो गया कि ये जमीन नगर पालिका की है। लेकिन 2 दिन पहले की कुछ लोगों ने इस जमीन पर आकर फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। विधायक ने कहा कि हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नगर पालिका की एक परिवार है, प्रताप सिंह पुत्र जगत सिंह, तरुण कुमार पुत्र करण सिंह, रवि कुमार पुत्र बलराम सिंह। इन्होंने इस जमीन पर दावा किया। सबसे पहले जब दावा किया इन्होंने 25/4/97 को, और जिसमें आता है जो हमारे तत्कालीन एसडीएम थे उस टाइम मुकेश कुमार मिश्राम जी कि 27/7/98 को हस्ताक्षरित दिनांक कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है, तो उसके इनके बाद को खारिज कर देते हैं और वो नगर पालिका की ज़मीन को बताते हैं। क्योंकि सब पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा, ये उनका आदेश है, ठीक है। फिर इस आदेश के खिलाफ ये जाते हैं आयुक्त के। आयुक्त का आदेश होता है 17/5/99 में। पहला आदेश जो एसडीएम का होता है 1998 में, दूसरा कमिश्नर का आदेश लगभग 1 साल बाद 17/5/99 को निस्तारित होता है। वो कहते हैं कि ज़मीन नगर पालिका की, ये वर्ग 4 की ज़मीन है, सरकारी भूखंड है, ये किसी के नाम नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।